हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम लोग, जहां आज मैं लेकर आया हूं यूपी पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशंस के अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड के ऑल इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम और वाइवा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ मैंने उन्हीं चैप्टर्स के क्वेश्चंस रखे हैं जो वाइवा में पूछे जाते हैं और जो एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं। सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन को आप लोग नोट भी कर सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं, शॉर्ट नोट्स, ताकि आप लोग को एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करने के लिए आसानी हो। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो स्क्रीन पे हमारे बैक टू बैक क्वेश्चंस आ चुके हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ब्रिज में तांबे का तार क्यों नहीं प्रयोग कर सकते हैं? इसका आंसर है क्योंकि तांबे की प्रतिरोधकता कम और प्रतिरोध ताप गुणांक अधिक होता है। नेक्स्ट है, ब्रिज की अनुपाती भुजाओं का प्रतिरोध कितना होता है? तो LR से इसको दर्शाते हैं और ये होता है 100 - L × R। इसके बाद नेक्स्ट है, दो प्रतिरोध का समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध 2 ओम तथा श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध 9 ओम है। दोनों प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि हमारा श्रेणी क्रम का जो फार्मूला होता है वो होता है R = R1 + R2, तथा जो हमारा समांतर क्रम का फार्मूला होता है फ्रेंड्स वो होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2। तो फ्रेंड्स हमें ऑप्शन में दिया रहेगा R1 R2 का मान, तो हम उसी मान को फार्मूले में रख के देखेंगे। तो हमारा अगर जैसे इसमें आंसर में दिया है R1 3 और R2 6, तो अगर हम श्रेणी क्रम में दोनों को जोड़ेंगे तो 6 + 3 9 ओम हो जाएगा। और इसी को हम 1/3 + 1/6 में रखेंगे तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा 6 और ऊपर जुड़ के आ जाएगा 3, और इसको हम R का मान निकालेंगे तो 6/3 हो जाएगा और इसको काटेंगे तो 2 आएगा, 2 ओम प्रतिरोध। तो इसी तरह हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध सबसे अधिक प्रतिरोध से कम होता है या फिर ज़्यादा होता है? तो अधिक होता है। नेक्स्ट है, समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध सबसे कम प्रतिरोध से कम होता है। दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है, तापमान बढ़ाने पर किसी धातु के तार के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यदि हम किसी धातु के तार का प्रतिरोध बढ़ाते हैं, मतलब तापमान बढ़ाते हैं, तो इसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था फ्रेंड्स, क्योंकि क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसको जरूर याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, प्रतिरोध ताप गुणांक का मात्रक बताइए। तो जो हमारा प्रतिरोध ताप गुणांक का मात्रक होता है वो होता है डिग्री सेल्सियस इनवर्स, या फिर हम लोग इसको प्रति डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं। और नेक्स्ट है, मीटर ब्रिज के संशोधित रूप का नाम क्या है? तो जो हमारा कैरी फॉस्टर ब्रिज होता है उसी को भी मीटर ब्रिज भी कहते थे, लेकिन ये हमारा संशोधित नाम है कैरी फॉस्टर ब्रिज। ये उसको भी याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। इसके बाद नेक्स्ट है, इंट्रिंसिक अर्धचालक किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है, शुद्ध अर्धचालक को इंट्रिंसिक अर्धचालक कहते हैं। जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, जो हमारे सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं फ्रेंड्स, वो हमारे शुद्ध अर्धचालक होते हैं और इनको इंट्रिंसिक अर्धचालक भी कहते हैं। और नेक्स्ट है, एक्सट्रिंसिक अर्धचालक किसे कहते हैं? तो अशुद्ध अर्धचालक को एक्सट्रिंसिक अर्धचालक कहते हैं, जिसे पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक। तो फ्रेंड्स, इंट्रिंसिक अर्धचालक और एक्सट्रिंसिक अर्धचालक में आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। जो हमारा इंट्रिंसिक अर्धचालक होता है वो शुद्ध अर्धचालकों के लिए होता है, और जो हमारा एक्सट्रिंसिक अर्धचालक होता है वो अशुद्ध अर्धचालक होता है। इसके बाद है, जीनर डायोड का कार्य बताइए। तो जो जीनर डायोड का कार्य होता है वो वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में होता है। और नेक्स्ट है, एलईडी का कार्य बताइए। एलईडी का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स लाइट इमिटिंग डायोड, और इसका कार्य होता है लाइट इमिटिंग डायोड के रूप में। और इसके बाद है, प्रकाश सुग्राही डायोड किसे कहते हैं? इसका आंसर है, जो डायोड प्रकाश की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म उत्पन्न करते हैं वो प्रकाश सुग्राही डायोड कहलाते हैं। इसके बाद है, किस अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक कोटर होते हैं? तो जो हमारा पी टाइप अर्धचालक होता है उसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक कोटर होते हैं। इसके बाद है, पी टाइप अर्धचालक का तुल्य आवेश कितना होता है? तो जो पी टाइप अर्धचालक का तुल्य आवेश होता है वो 0 होता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इस सभी क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद नेक्स्ट है, संतुलन की अवस्था में धारामापी का विक्षेप कितना होता है? तो जो संतुलन की मात्रा में धारामापी का विक्षेप होता है वो भी 0 होता है। नेक्स्ट, मीटर ब्रिज में तांबे की पत्ती क्यों लगाई जाती है?
तो आंत्य प्रतिरोध का प्रभाव कम करने के लिए मीटर ब्रिज में तांबे की पत्ती को लगाई जाती है। नेक्स्ट है, मीटर ब्रिज तार कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता अधिक तथा प्रतिरोध ताप गुणांक कम होता है, इसीलिए। नेक्स्ट है, क्या सेल व धारा मापी के स्थान आपस में बदल देने पर संतुलन समाप्त हो जाता है? तो नहीं, सेल व धारा मापी के स्थान आपस में बदल देने पर संतुलन समाप्त नहीं होता है। नेक्स्ट है, मीटर ब्रिज अधिक यथार्थ मान कब देता है? जब संतुलन 50 सेंटीमीटर के समीप प्राप्त हो तब मीटर ब्रिज अधिक यथार्थ मान देता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी हेल्प हो सके और बहुत से लोगों को हेल्प हो सके। जिनके पास बुक्स नहीं है, जिन्होंने नोट्स नहीं बनाया है, उन सभी की हेल्प हो सके, तो शेयर ज़रूर करिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी कोई भी वीडियोस अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो बढ़ते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट है, मीटर ब्रिज के तार की लंबाई कितनी होती है? तो जो हमारा मीटर ब्रिज होता है उसकी तार की लंबाई 100 सेंटीमीटर होती है। इसको याद रखिएगा क्योंकि यही सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस वाइवा में पूछे जाते हैं और एग्जाम में भी यही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, मीटर ब्रिज में 1 मीटर लंबा तार क्यों लेते हैं? इसमें गणना आसान हो जाती है, इसीलिए हम लोग 1 मीटर लंबा तार लेते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। क्या ब्रिज में तांबे का तार प्रयोग कर सकते हैं? नहीं, ब्रिज में तांबे का तार प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और जो मीटर ब्रिज में तार यूज होता है वो कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का ही होता है क्योंकि उसकी प्रतिरोधकता अधिक और प्रतिरोध ताप गुणांक कम होता है, इसीलिए। अभी मैंने आगे भी ये क्वेश्चन बताया था, तो इसको याद रखिएगा। हमारे क्वेश्चंस और भी हैं, आइए उनको भी देखते हैं क्या हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धचालक डायोड किस पदार्थ से बनाए जाते हैं? तो जो हमारे अर्धचालक डायोड होते हैं वो जर्मेनियम, सिलिकॉन व सेलेनियम से बनाए जाते हैं। और जो हमारे जर्मेनियम और सिलिकॉन होता है वो शुद्ध अर्धचालक होता है, ये भी मैंने डिस्कस किया था, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अर्धचालक डायोड का उपयोग कहाँ होता है? तो जो अर्धचालक होता है उसका उपयोग दिष्टकारी या फिर रेक्टिफिकेशन के रूप में तथा विभव स्थिरीकरण में होता है। इसके बाद नेक्स्ट है, अर्धचालक डायोड के निर्वात डायोड के सापेक्ष क्या लाभ हैं? तो इसका आंसर है, इसमें फिलामेंट नहीं होता है, अतः अर्धचालक डायोड तुरंत कार्य करना प्रारंभ कर देता है। यह आकार में छोटा व हल्का होता है, इसमें शक्ति व्यय भी कम होती है। तो यही है इसके लाभ। नेक्स्ट है, अर्धचालक पदार्थों की संयोजकता कितनी होती है? तो जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं उसकी संयोजकता 4 होती है, तो इन संयोजकता को याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद नेक्स्ट है, कोई 2 अर्धचालक डायोडों के नाम बताइए। तो एक हो गया हमारा जीनर डायोड, प्रकाश उत्सर्जन डायोड जिसको हम लोग LED बोलते हैं, फोटो डायोड हो गया, और टनल डायोड भी डायोड है। तो हम 4 बता दिए आप लोग को, आप कोई भी 2 याद रख लीजिएगा। और इसके बाद अब हम आपको प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का फार्मूला बताने वाले हैं, जिसको म्यू से डिनोट करते हैं, और इसका फार्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू साइन ब्रैकेट में a प्लस डेल m बाई 2 अपान साइन a बाई 2, जहाँ a प्रिज्म का कोण तथा डेल m न्यूनतम विचलन कोण है। तो काफ़ी टीचर्स ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, ये इसका भी फार्मूला अपवर्तनांक का, क्योंकि बेसिकली सभी क्वेश्चंस टीचर पर भी बेस्ड होते हैं कि वो कौन सा क्वेश्चन पूछेगा आपसे, लेकिन आपको पूरी तैयारी करके जाना है, सभी क्वेश्चंस को पढ़ के जाना है, इसलिए इसको भी याद रखिएगा। और इसके बाद फ्रेंड्स, अब हमारे क्वेश्चंस की बाढ़ आ चुकी है, तो आइए इस बाढ़ में डूब जाते हैं। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन आ चुका है, तापमान बढ़ने पर अर्धचालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब तापमान बढ़ाएंगे तो अर्धचालक की चालकता बढ़ जाएगी, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अर्धचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है? तो ऋणात्मक होता है। और इसके बाद नेक्स्ट है, पी टाइप अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेशवाहक के रूप में कौन से कण होते हैं? तो वो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट है, एन टाइप अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेशवाहक के रूप में क्या पाया जाता है? तो वो कोटर पाए जाते हैं। इसको याद रखिएगा कि पी टाइप में हमारे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं अल्पसंख्यक आवेशवाहक के रूप में, और जो हमारा एन टाइप में अल्पसंख्यक आवेश के रूप में पाए जाते हैं वो होते हैं कोटर।
इन दोनों क्वेश्चन को साथ में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के मध्य ऊर्जा अंतर को किस नाम से बुलाते हैं? तो इसको हम लोग वर्जित ऊर्जा अंतराल और EG से बुलाते हैं, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पाए जाते हैं। और नेक्स्ट है, कोटर कहाँ पाए जाते हैं? तो जो हमारे कोटर होता है वो संयोजी बैंड में पाया जाता है। मीन्स चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन और संयोजी बैंड में कोटर पाए जाते हैं। ऐसे भी याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो इसको हम चालन करते हैं, तो इसको हम चालन बैंड में याद कर सकते हैं। और कोटर हमारे संयोजी बैंड में होते हैं। नेक्स्ट है, एक साथ संयोजी बंध टूटने से एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन होल की उत्पत्ति होती है। ये सत्य है, क्योंकि जब हमारा एक साथ संयोजी बंध टूटता है तो हमारे 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, किसी शुद्ध अर्धचालक में 5 संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाई जाती है। निर्मित अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक क्या होंगे? तो वो इलेक्ट्रॉन होंगे। नेक्स्ट है, फोटोडायोड में किस पदार्थ से निर्मित अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, फोटोडायोड में गैलियम आर्सेनाइड से निर्मित अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, यदि उत्क्रम अभिनति में वोल्टेज का मान लगातार बढ़ाते जाएं तो क्या होगा? तो उसका आंसर है, एक निश्चित मान जेनर वोल्टेज पर ब्रेकडाउन हो जाएगा या धारा में तेज़ी से वृद्धि होगी। मतलब या काम करना बंद कर देगा या फिर उसकी करंट जो बहुत बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है, डोपिंग क्या है? तो इसका आंसर है, शुद्ध अर्धचालक में 5 संयोजकता या 3 संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया, इसको हम लोग डोपिंग बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है फ्रेंड्स, इसको ज़रूर याद रखिएगा। मैं फिर से रिवाइज करता हूँ, डोपिंग क्या है? तो जो शुद्ध अर्धचालक में 5 संयोजकता या 3 संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया है, यही हमारी डोपिंग कहलाती है। और इसके बाद इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, धातु में संयोजी बैंड तथा चालन बैंड एक दूसरे पर आच्छादित होते हैं, ये सत्य है या असत्य? तो ये बिल्कुल सत्य है। और इसी सत्य के साथ हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी समाप्त होता है। यहाँ मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। जो क्वेश्चन आपको ना समझ में आया हो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप यू लाइक माई वीडियोज़। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ गिव अ थम्स अप and don't forget to subscribe to my channel. Also share with your friends and classmates. Also my all social media channel links and my all videos link in my description box, so you can go and check there. और हम इसी तरह वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन पढ़ते ज़रूर रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एंड इन इंग्लिश, थैंक्स फॉर वॉचिंग।